वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनवाली। दोस्तों, रीट के समस्त विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम विशेष एक यहाँ पर आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और हमें ये लगा कि भाई आपके लिए कुछ काम करना मतलब एक अलग ढंग से काम करना चाहिए। तो हमने क्या किया है, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। आपने सब कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन अब अभ्यास करने की आवश्यकता है। यही हमारा साइकोलॉजी कहता है, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही उसमें आप दक्षता हासिल कर सकते हैं। जितना भी कुछ आपने अब तक पढ़ लिया है उसको प्रैक्टिस में आपको बराबर बनाए रखना है। जितना आप अभ्यास करोगे, निरंतरता उसमें बनाए रखोगे, आपको सफल होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये हमारा वादा है। तो आप निरंतरता बनाए रखें। हम आपको यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान है, संस्कृत है, इसके अलावा आपके एसएसटी सब्जेक्ट है, पर्यावरण है फर्स्ट लेवल वालों के लिए, उन सब के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं, आपकी जो कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की जो पुस्तक चलती हैं, साइकोलॉजी की हम बात करें विशेषकर तो 11वीं और 12वीं की क्लास में जो साइकोलॉजी चलती है, उन पुस्तकों से हमने यहाँ पर आपको प्रश्न तैयार किए हैं, मैटर तैयार किया है और सारा का सारा आपको उपलब्ध किया जाएगा। तो हम आपको लगातार ये मैटर उपलब्ध करवाएंगे निरंतरता से। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजी है, संस्कृत, इसके अलावा एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन है और पर्यावरण, इनके प्रश्न आपको लगातार मिलेंगे। 30-30 के हिसाब से हम प्रश्न बताएंगे आपको। और जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसमें हम 60 प्रश्न आपको बताएंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी में 30 प्रश्न हम डेली आपको डालेंगे और संस्कृत के अंदर 30 प्रश्न होंगे आपके। इसके अलावा आपके पर्यावरण अध्ययन के अंदर आपको 30 प्रश्न बताएंगे। दोस्तों, जो प्रश्न हम बताने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप वीडियो सुन करके बहुत जल्दी याद कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ सुन करके याद करो तो आप फ़र्क महसूस कर सकते हो। यदि एक बार आपने कोई भी प्रश्न सुन लिया तो वो फटाफट याद हो जाएगा। और उसी प्रश्न को यदि आप किताब से पढ़ते हैं, किताब से याद करते हैं, तो आप किताब से कम मतलब याद कर पाओगे, जबकि आप सुन करके वीडियो देख करके आप जल्दी याद कर पाओगे। और बीच बीच में जहां पर आवश्यकता होगी व्याख्या भी साथ साथ में कर दी जाएगी। दोस्तों, तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए भूमिका के रूप में 2-3 मिनट का समय आपका खराब हुआ है, तो कोई बात नहीं है। आज से हम स्टार्ट करेंगे। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल मालिक। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, तमाम रीट के स्टूडेंट, चाहे वो कहीं पर भी है, किसी भी जगह रह करके तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोचिंग करते हैं या नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप कहीं पर भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। मोबाइल सबके पास है, तो बस लग जाइए, जुट जाइए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। इसी बात को ध्यान में रखना है। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। आपके हौसलों को हम मजबूती दिलाएंगे और हम आपको उड़ान भरने में हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश हम आपको करेंगे। आप भी प्रयास करें, आप भी कोशिश करें, मिलकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं, लक्ष्य तक पहुंचते हैं। चाहे रीट की एग्जाम जून में हो या ना हो सकता है जून में हो भी जाए एग्जाम, हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि एग्जाम नहीं हो पाए, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम चाहे कभी भी हो। आप लोग एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं, ये बात महत्व की है। एग्जाम जून में होगी कि नहीं होगी, ये महत्व की बात नहीं है। एग्जाम चाहे कभी भी हो, एग्जाम होगी, ये निश्चित है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए। निरंतर जो तैयारी करेगा, चाहे वो बिल्कुल भी कोचिंग नहीं गया है, आज तक उसने कोचिंग नहीं की है, फिर भी हम ये गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि वो सफल हो सकता है। इस रीट की भर्ती में निश्चित रूप से आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका से, निरंतर तैयारी करके। यदि आप निरंतर तैयारी बनाए रखते हो तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। कोई भी रोक नहीं सकता आपको। ये हमारा वादा है, क्योंकि हमने भी कई एग्जाम पास किए हैं केवल इसी तरीका से।
कहीं कोचिंग नहीं गए, फिर भी हमने जो भी कुछ किया वो केवल निरंतरता के हिसाब से किया। लगातार हम तैयारी करते गए, चाहे 6 महीने हो गए, 7 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, कितना भी समय लग गया हो, लेकिन तैयारी आपकी नहीं छूटनी चाहिए। यही तैयारी करने का सबसे बड़ा फंडा है और इसी को अपनाना है, यही साइकोलॉजी कहती है। इसी साइकोलॉजी को हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं कक्षा की, जो आपकी बुक्स चलती हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, उनके यहां पर प्रश्न, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हमने उनमें से संकलित किए हैं, उन्हीं को हम आधार बना करके यहां पर बता रहे हैं आपके रीट के हिसाब से। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए पहले नंबर का प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है, ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है इसमें सबसे पहला, तो इसमें पहला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, विकास का प्रक्रम। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। अपने अपने आंसर आप खुद मन में सोच के रखें और लास्ट में अपना आकलन स्वयं करें। चलिए तो देखिए, इसमें वुडवर्थ के अनुसार हम बता रहे हैं, हालांकि व्यवहार में परिमार्जन होना भी सीखना होता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करना भी अधिगम होता है, व्यवहार में परिवर्तन होना भी एक प्रकार से अधिगम ही होता है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं कि वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है, यही महत्वपूर्ण है। तो वुडवर्थ के अनुसार सीखने की यदि बात आती है और ऐसा पूछा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों विकास का प्रक्रम। यानी विकास का प्रक्रम जो है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, ऐसा वुडवर्थ जी मानते हैं। बस हमें यही बताना है। विकास का प्रक्रम यानी एक प्रक्रम जो चलता है विकास का, निरंतरता के हिसाब से लगातार जो एक प्रक्रम चलता है विकास का, कहते हैं कि वही तो सीखना है। लगातार जो विकास होता है एक प्रक्रम के हिसाब से, एक क्रम के हिसाब से, कहते हैं कि वही विकास जो हो रहा है ना, वही सीखना है। उसी को सीखना या अधिगम कहते हैं, ऐसा वुडवर्थ जी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। कोई एक बच्चा है जो सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। सहानुभूति आप जानते ही हैं। यह आदत जो है वो क्या कहलाती है? नैतिक आदत, विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत। बताइए क्या कहलाती है ये? अपना अपना आंसर सोच के रखें, फटाफट बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा भावना संबंधी आदत। तो इसका राइट आंसर होगा भावना संबंधी आदत है। हमारी आदत कई प्रकार की होती हैं, कई तरह की आदतें होती हैं। तो यहां पर एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति जो सहानुभूति दिखाता है, आप किसी के पास गए, दुख का माहौल बना हुआ है, आप जाकर के दुखी हो जाते हैं, आप भी अंदर से दुख व्यक्त करते हैं और बाहर भी दुख व्यक्त हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं आप एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं। सुख में सुख की अनुभूति हो जाना, उसको व्यक्त करना, दुख में दुख को व्यक्त करना। तो ऐसा जो होता है ये भावना संबंधी आदत कहलाती है। इसको हम भावना संबंधी आदत कहते हैं। नैतिक आदत नहीं है ये विचार संबंधी आदत नहीं है, ये नाड़ी मंडल संबंधी आदत नहीं है, ये तो भावनाओं से संबंधित है। हम दूसरे की भावना से जुड़ जाते हैं, हम दूसरे की भावना को समझ जाते हैं। जैसे आप टीवी पर सीरियल देख रहे हैं, आपका कोई फेवरेट, आपका कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो बहुत दुखी है, बहुत ही प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी समस्या में है, आप उसके दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं। ये क्या मामला है भाई? ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ भावनाओं की वजह से होता है। तो यही आदत भावना संबंधी आदत में यहां पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही आसान सा सवाल और बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मनोभौतिक, मनोभौतिक का मतलब क्या है? मन और भौतिक, भौतिक का मतलब यहां शरीर से है।
ठीक, मनो यानी मन से है, भौतिक यानी शरीर से मतलब यहाँ पर है। तो इन दोनों की एकता यानी मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है या कौन सी कहलाती है? तो ऑप्शन है आत्मा मांसपेशियों का विकास, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास। बताइए क्या आंसर होगा? अपना अपना आंसर सोच के रखें। बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। हमने आपसे कहा कि मनो यानी मन होता है, भौतिक यानी शरीर होता है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो है वो मन और शरीर का विकास कहलाती है। यानी मनोभौतिक एकता कहलाती है क्या? मन तथा शरीर का विकास। यानी आपका मन का विकास हो और शरीर का विकास हो, यानी मन से भी आप सही हो और शरीर से यानी शारीरिक रूपेण भी आप सही हो, विकसित हो, उसमें विकास होवे, डेवलपमेंट हो किसी भी प्रकार से। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है यानी जो सीखना होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी सीखना हो, तो वो कह रहे हैं कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? व्यक्तिगत समायोजन, कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन या व्यवहार में परिमार्जन। बताइए क्या अर्थ लें हम, इसका उपयुक्त अर्थ कौन सा लेवें? अपना अपना आंसर सोच के रखें। बिल्कुल सही है भाई, तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन ही सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ माना जाता है। हालांकि व्यक्तिगत समायोजन भी एक प्रकार से आपका सीखना ही होता है, कौशल में अर्जन करना भी सीखना होता है, ज्ञानार्जन करना भी सीखना है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा जिसमें व्यापकता समायोजित हो, जहां पर व्यापक हो, जो अर्थ व्यापक हो वो आपको छांटना है। साइकोलॉजी में इसी बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका एकदम सही वो होगा व्यवहार में परिमार्जन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए बहुत ही सुंदर सा सवाल है। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता आप जानते हैं मैच्योरिटी, कहते हैं कि बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, अभी ये बच्चा है, परिपक्व नहीं हुआ है, अडल्ट नहीं हुआ है, ऐसे शब्द हम सुनते हैं आम तौर पर। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? इसका मतलब क्या है? इसका संबंध किससे होता है? तो परिपक्वता का संबंध होता है रुचि से, विकास से, बुद्धि से या सृजनात्मकता से। बताइए किससे होता है? करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। चलो हम आंसर बता देते हैं। परिपक्वता का संबंध होता है बच्चों विकास से। तो दोस्तों विकास से इसका संबंध होता है। परिपक्व होने का मतलब होता है विकास होना। हम कहते हैं कि इस बालक का विकास हो गया है, मतलब ये परिपक्व हो गया है। कोई बालक है उसमें समझ नहीं है तो धीरे धीरे उसमें समझ बढ़ रही है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है। कहने का मतलब ऑल ओवर विकास उसका चल रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई अब ये परिपक्व हो गया, अब ये अडल्ट हो गया, अब ये मैच्योर हो गया। तो संबंध किससे हुआ? विकास से हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा विकास। अगला सवाल, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र है? हमने अभी बताया कि भाई विकास जो होता है अलग अलग क्षेत्र में होता है। हालांकि हम टॉपिक वाइज आपको जैसे प्रश्न हो जाएंगे तो बाद में आपको अलग से भी हम समझा देंगे मेन टॉपिक को। जो आपके लिए कठिन होते हैं आप कमेंट के द्वारा भी हमसे पूछ सकते हैं, उस टॉपिक का हम अलग से वीडियो बना करके आपको समझा सकते हैं। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? इनमें से ऑप्शन में से छांट के बताना। सामने ऑप्शन है समायोजन, अभिप्रेरणा, स्नायुमंडल और समायोजन। ये समायोजन 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं है, 2 बार लिखने में आ गया है इसमें। चलिए बताइए क्या होगा? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से छांट के बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुआ इसमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल। ये
आपका शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होगा वो स्नायु मंडल होगा इस ऑप्शन के हिसाब से भाई। समायोजन होगा नहीं, अभी प्रेरणा होगा नहीं इसमें। और तीसरा ऑप्शन है स्नायु मंडल। यहाँ पर आपका दे में समायोजन ही वापस रिपीट हो गया है, ऑप्शन दूसरा था लेकिन कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इन तीन में से आपको बताना है तो स्नायु मंडल होगा। स्नायु मंडल का मतलब होता है आपका नर्वस सिस्टम, जो कंप्लीट आपके पूरे शरीर को संचालित करने वाला होता है, यानी वहाँ से सब कुछ आपका संचालित होता है, जहाँ से सारा विकास आपका पूरा का पूरा विकास वहाँ से सिस्टम चलता है विकास का, तो स्नायु मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्नायु मंडल, शारीरिक विकास का क्षेत्र कहलाता है ये स्नायु मंडल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, समझना है। पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। आपको पता है कि शैशवावस्था की तो बहुत सारी विशेषता हैं, लेकिन हमें बतानी है कि कौन सी नहीं है इनमें से। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके सामने, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखना, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इन चार में से ऑप्शन बताना है आपको, राइट कौन सा होगा कि शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है वह कौन सी नहीं है। बताइए, आंसर सोचिए अपना अपना फटाफट। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंतन प्रक्रिया। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शैशवावस्था के अंदर चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। अब बाकी जो ऑप्शन है वो एकदम सही हैं, यानी वो शैशवावस्था की विशेषताओं में आते हैं। जैसे अनुकरण द्वारा सीखना बिल्कुल शैशवावस्था में होता है, क्योंकि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा अनुकरण से सीखते हैं। मतलब आप जैसा करोगे वैसा फटाफट सीख जाते हैं। तो इसलिए सोच समझ के हमें व्यवहार करना होता है बच्चों के सामने। यदि आप गाली भी दे रहे हैं, गाली किसी को भी आपने दी है, तो बच्चों के सामने यदि ऐसा आपने किया है तो फटाफट बच्चे उसको पकड़ लेंगे और वो गाली देना सीख जाएंगे। इसी को कहते हैं अनुकरण। यदि आप कुछ खा रहे हैं और बच्चों ने देख लिया, बच्चों के सामने वो चीज़ खा रहे हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, तो बच्चे भी उसको खाना सीख जाएंगे। आगे इसमें है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शैशवावस्था के अंदर सीखने की प्रक्रिया में बहुत अधिक तीव्रता मानी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है। शैशवावस्था के अंदर आप कुछ भी सिखा दीजिए, फटाफट सीख जाते हैं बच्चे, फटाफट, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप कुछ भी सिखा दो, बस सिखाने की बात है कि आप सिखा क्या रहे हैं। यदि आप अच्छा सिखाते हैं तो अच्छा सीखेंगे, और यदि आप गलत कुछ सिखा रहे हैं तो गलत भी सीख जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गलत सही क्या है। इसीलिए तो सीखने का आदर्श काल कहते हैं हम शैशवावस्था को, सीखने का आदर्श काल कहलाता है ये। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है इनमें, यानी बार बार जिज्ञासा उत्पन्न होती है उनकी, हमेशा प्रश्न करते रहते हैं। आपके घर में यदि कोई शैशवावस्था का बच्चा है, 5 वर्ष तक का बच्चा है, तो आप खुद पता लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं। आप खुद परेशान हो जाओगे, मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि उनका उत्तर हम स्वयं को भी नहीं आता कभी कभी। तो ये इनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो इनमें सभी में हम चिंतन प्रक्रिया जो लिखा है हमारा पहले नंबर पे, ये मुख्य विशेषताओं में नहीं आएगा, क्योंकि शैशवावस्था के अंदर चिंतन प्रक्रिया इतनी प्रबल नहीं होती है। चिंतन प्रक्रिया तो ये मानो कि बहुत ही कम मात्रा में देखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। बताइए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया तो है ही, हम सब जानते ही हैं, और धीमी धीमी प्रक्रिया है मतलब धीमे धीमे प्रकार से चलती है। इसकी जो प्रोसेस है वो धीमी धीमी चलती है और सतत चलती है, लगातार चलती है। ऐसा किसकी तरह, किसने बताया है, या ऐसा किसके अनुसार कहा गया है। बताइए, प्याजे के अनुसार, हरलॉक के अनुसार, स्किनर के अनुसार, पावलव के अनुसार। राइट आंसर फटाफट सोच के बता दीजिए, क्या आंसर होगा बताइए, फटाफट बताइए, अपना अपना आंसर सोच लीजिए। प्रश्न नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम, तो राइट आंसर चलिए हम बता देते हैं, हरलॉक आंसर है इसका। ये हरलॉक जी ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। हरलॉक ने कहा है, याद रखना है कि हर व्यक्ति के अंदर ये प्रोसेस होती है, हर व्यक्ति के अंदर विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न पाई जाती है, लेकिन तरीका एक ही होता है।
हाँ, विकास तो एक ही प्रकार से होगा, लेकिन वहां पर मतलब स्पीड में अंतर आ सकता है। किसी का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है तो किसी का मंद गति से हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विकास कैसा परिवर्तन है? जो विकास होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? चलिए ऑप्शन में देखिए, गणनात्मक, गुणात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक। इन ऑप्शन में से छांट के बताना है आपको। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई गुणात्मक। करेक्ट आंसर होगा गुणात्मक। आप समझ गए होंगे गुणात्मक क्या है। आपने यदि विकास का टॉपिक पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि गुणात्मक क्या होता है। यानी ये हमारी जो प्रक्रिया होती है, जब आपने पढ़ा होगा कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर होता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा गुणात्मक, यानी विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो आपने मकान की नींव तो लगा दी, अब मकान की जो नींव लग रही है ये आपकी अभिवृद्धि है एक प्रकार से। अब इस मकान की नींव में आप उसमें क्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें डेकोरेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगे, उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, ये विकास है। ये उसमें गुण हैं, यानी कि हम उसमें गुण क्रिएट करेंगे। अब गुण तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास के अंदर। अगला, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 10 नंबर का है, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा? ऑप्शन है समूह की आयु, चुस्ती की आयु, अकेली आयु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर फटाफट सोचिए अपना और बताइए क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर चलिए हम बता देते हैं, समूह की आयु राइट आंसर है। यानी कि बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने समूह की आयु कहा। यानी कि बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर कार्य समूह में रह के करते हैं, इसीलिए इसको टोली की आयु, दल की आयु या समूह की आयु कहा जाता है। इसको गैंग एज कहते हैं, गैंग एज। यानी गैंग बना के लड़का लड़की हो सकते हैं, चाहे लड़की लड़की हो सकती है, लड़का लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है गैंग में इसमें, ठीक है ना, वो कोई ऐसा फिक्स नहीं है। चलिए तो यहां आंसर हो जाएगा आपकी समूह की आयु। चले अगले आगे, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल है 11 नंबर का। देखिए, बालक का विकास परिणाम है। बहुत ही अच्छा सवाल है, विकास से संबंधित है। बालक का जो विकास है वो परिणाम है। किसका परिणाम है? परिणाम का मतलब यहाँ रिजल्ट से है। वातावरण का या वंशानुक्रम का या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का, किसका है बताइए। तो बालक का विकास जो है वो किसका परिणाम माना जाता है? बताइए, सब अपना अपना आंसर सोच के बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का या अंतः प्रक्रिया का। यह है इसका आंसर। यानी कि जो बालक का विकास का परिणाम है, बालक का विकास परिणाम जो है वो है वंशानुक्रम और वातावरण। यानी वंशानुक्रम आप जानते हैं हेरिडिटी, और वातावरण, ठीक है, इन दोनों की अंतः प्रक्रिया का रिजल्ट है विकास। ठीक है, यदि इन दोनों में से कोई भी शून्य हो जाता है तो हमारा पूरा विकास भी शून्य माना जाता है। अगला सवाल, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। वृद्धि एवं विकास, आप वृद्धि भी जानते हैं, अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, और विकास भी जानते हैं। इन दोनों में क्या संबंध है? ऑप्शन है एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उपर्युक्त सभी सही हैं। बताइए क्या आंसर होगा 12 नंबर के सवाल का। ये आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, एक दूसरे के पूरक हैं। ये इसका राइट आंसर होगा, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? एक दूसरे पर डिपेंड हैं। आपको पता है कि जब विकास हो रहा होता है तो वृद्धि भी हो रही होती है, और जब वृद्धि हो रही होती है तो विकास भी हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि हो रही है विकास नहीं हो रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। और विकास हो रहा है वृद्धि नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं है। हाँ, गति धीमी हो सकती है, स्पीड धीमी हो सकती है, लेकिन प्रोसेस तो चलती ही है। और विकास तो हम गर्भावस्था से मानते हैं कि गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है विकास, अभिवृद्धि की प्रक्रिया वहीं से चल जाती है, धीरे धीरे चलती रहती है प्रोसेस। ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखो यहां पर पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता की बात की जा रही है। बाल्यावस्था स्टार्ट नहीं हुई है, बाल्यावस्था से पहले की जो स्टेज है वहां की विशेषता की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, इसमें देखना खेलने की अवस्था,
दल या समूह की में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, या उपर्युक्त सभी। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर ढूंढिए अपना। 13 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसका भी ध्यान रखना, नहीं है आ रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समूह या दल में रहने की अवस्था। ये दल या समूह में रहने की अवस्था, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल या समूह में रहने की अवस्था। तो ये हमारा 13 नंबर का जो सवाल है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बे नंबर का आंसर हो जाएगा। दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये तो बाल्यावस्था की विशेषता है। जबकि हमसे पूछा जा रहा है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, तो यहां पर ये नहीं होगा। खेलने की अवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था में चल मान ली जाएगी, अनुकरण की अवस्था भी होती है, लेकिन दल या समूह में रहने की जो अवस्था है ये बाल्यावस्था में होती है, इसीलिए पूर्व बाल्यावस्था में ये विशेषता नहीं होगी। अगला सवाल, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, यानी सबसे अधिक गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है बताइए। किशोर अवस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या प्रौढ़ अवस्था के दौरान, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्या आंसर होगा इसका बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की प्रक्रिया किशोर अवस्था के दौरान मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी और जटिलताएं जो होती हैं वो किशोर को ही आती हैं। किशोर के सामने समायोजन की सबसे बड़ी परेशानी होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी समायोजन नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इनको। तो जटिलताएं उनके सामने सबसे ज्यादा आती हैं सामाजिक प्रक्रिया के अंदर, यानी लोग उनकी बात को नहीं मानते हैं, वो कुछ अलग सोचते हैं और समाज के लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपस में प्रतिद्वंद्व बन जाता है उनका। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो राइट आंसर होगा किशोरावस्था के दौरान गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊंचा माना जाता है, सबसे बढ़िया। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ये 4 फैक्ट दिए हुए, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सर्वोच्च है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर बताना है। तो बताइए सबसे सही आंसर, इसका सटीक आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर इसका होगा भाई ये वाला, करेक्ट आंसर होगा एकदम, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बिल्कुल सही है। दुनिया के अंदर जिसने भी जन्म लिया है वो यूनिक है, उसके समान न तो कोई था, न कोई है और न कोई होगा, इसीलिए वो अद्वितीय कहलाता है। हर बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें कोई ना कोई विशिष्टता जरूर होती है, किसी ना किसी प्रकार से वो एक दूसरे से भिन्न होता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पाई जाती है। जहां तक कि जुड़वा बच्चे भी भिन्न होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई विशिष्टता जरूर होती है। तो ये आप समझ गए होंगे बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च होगा। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा यहां पर। चलिए अगला सवाल देख। तो अगला सवाल है हमारा, देखिए यहां पर, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। एक अध्यापक की दृष्टि में, मान लो कि आप एक अध्यापक हैं, तो आपको उसी दृष्टि से सोचना है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम माना जाता है। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन सर्वोत्तम है, बताइए। तो इसमें हमारा सबसे जो करेक्ट होगा, वो एकदम फैक्ट जो आंसर होगा वो है ये वाला, C नंबर का। ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। कोई भी बच्चा है, किसी भी प्रकार का है, किसी भी स्थिति में है, वो बच्चा सीख सकता है। एक अध्यापक की दृष्टि में यही सर्वोत्तम कथन है। यहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा सीख नहीं सकता, कि कुछ ही बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, लेकिन सिखाने की कला, सिखाने का तरीका, सिखाने का माध्यम आपके पास होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए। कोई भी बच्चा सीख सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक होते हैं वो रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में,
यौन संबंधों में। बताइए किस में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं वो? तो राइट आंसर होगा विद्यालय में। किसमें? विद्यालय में, क्योंकि ये विद्यालय में जाने लग जाते हैं, विद्यालय से उनका जुड़ाव हो जाता है, एक प्रकार से लगाव हो जाता है बच्चों का। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं विद्यालय में। ठीक है, अगला सवाल, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बच्चों में शर्म महसूस होना, गर्व होना, ये ऐसी जो भावनाएं विकसित होती हैं, ये किस अवस्था में होती हैं? वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोर अवस्था में? बताइए क्या आंसर होगा? अपना आंसर सोचिए। तो ये इसका आंसर होगा भाई करेक्ट, बाल्यावस्था। यानी कि बाल्यावस्था के अंदर शर्म जैसी भावना, गर्व जैसी भावना विकसित होने लग जाती है बाल्यावस्था के अंदर। हाँ, किशोर अवस्था में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकसित होने लग जाती है। लेकिन ये जो बाल्यावस्था में विकसित हुई है शर्म और ये गर्व जैसी भावनाएं, इनमें परिपक्वता आने लगती है किशोर अवस्था के अंदर। ये परिपक्व हो जाती हैं किशोर अवस्था के अंदर। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि गर्व जैसी और शर्म जैसी जो भावनाएं विकसित होती हैं वे किस अवस्था में होती हैं? तो बाल्यावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख। हमारा अगला सवाल है, देखिए, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, यानी जो बाल अपराध होता है, बच्चे जो अपराध कर देते हैं, बच्चे या बालकों के द्वारा जो अपराध होता है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा माना जाएगा? अवरुद्ध इच्छा, गुणसूत्र, युद्ध या यौनांगों का तीव्र विकास होना? बताइए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या माना जाएगा? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका अवरुद्ध इच्छा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा आपका अवरुद्ध इच्छा। यदि किसी भी बालक की इच्छाएं अवरुद्ध हो जाती हैं तो निश्चित रूप से वह बालक बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, जहां तक कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि मान लो आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मान लो आप उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे अंदर से, आपकी इच्छाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाता है। ऐसी स्थिति में वो कोई भी अपराध कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण अवरुद्ध इच्छाएं मानी जाती हैं। इच्छाएं अवरुद्ध हो जाना बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति में देवत्व है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इड के लिए, ईगो के लिए, सुपर ईगो के लिए, लिबिडो के लिए? बताइए, अपना अपना आंसर सोच कर रखिए, क्या आंसर होगा फटाफट बताना है आपको। चलिए बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है भाई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का सुपर ईगो, करेक्ट आंसर होगा सुपर ईगो। आपने ये तो देखा ही होगा, सिगमंड फ्राइड का एक सिद्धांत चलता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड का है। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो वहां पर उन्होंने 3 बात बताई है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। उन्होंने एक बताया है इड, इड देखो इड आपके सामने लिखा हुआ है, इड, इड और एक ईगो, और एक है सुपर ईगो। ठीक है, और लिबिडो भी उन्होंने ही कहा है। तो इन सबका अर्थ बता देंगे हम। इड का मतलब होता है सुखवादी सिद्धांत पर आधारित, यानी इड को हम कहते हैं इदम, या फिर कह सकते हैं इच्छाओं की जननी। अमानवीय व्यवहार करना, कामों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिकता में डूबा हुआ होगा, अपराध प्रकृति का होगा और भौतिकता में डूबा होता है। ये सब इड के अंदर होता है। किसके अंदर? इड के अंदर। अब हम ईगो की बात करें, ईगो, तो ईगो के अंदर क्या होता है भाई? ईगो के अंदर होता है वास्तविकवादी सिद्धांत पर आधारित। ये जो होते हैं वो वास्तविकवादी सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी समायोजन की भावना रखने वाले होते हैं ये। ठीक है, इदम और परम हम के बीच में समायोजन करने वाला व्यक्ति होगा ये। यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह व्यक्ति के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। कौन? ईगो। और एक होता है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो जो होता है इसको कहते हैं आदर्शवादी या नैतिकवादी सिद्धांत पर आधारित। यह सामाजिक मान्यताओं पर
फिर परंपराओं के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सुपर ईगो का विकास वृद्धावस्था में अधिक होता है, ये ऐसा मानते हैं भाई साइकोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति में देवत्व होता है, तो ऐसा कहा जाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत में, यह किसके लिए प्रयुक्त होगा, तो यहां पर सुपर ईगो होगा, क्योंकि सुपर ईगो को कहते हैं आदर्शवादी या नैतिकवादी सिद्धांत। और हम आपको यह भी बता चुके हैं कि ये इसका विकास सबसे ज्यादा वृद्धावस्था में होता है। तो राइट आंसर होगा सुपर ईगो। अब लिबिडो क्या होता है? काम प्रवृत्ति को फ्राइड के अनुसार लिबिडो कहा गया है। काम प्रवृत्ति जो है उनको लिबिडो कहा है उसने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है, यानी अमूर्त बुद्धि जो होती है वो मदद करती है समस्याएं सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में, इंजीनियर बनने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। बताइए क्या आंसर होगा? अमूर्त बुद्धि तो आप जानते ही हैं, आपने बुद्धि का टॉपिक पढ़ा होगा। तो एक तो मूर्त बुद्धि होती है, एक अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, अब दोनों बुद्धियों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि अमूर्त बुद्धि किस व्यक्ति की किसी मदद करती है, यानी अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है, किस चीज में मदद करती है? बताइए, आंसर ढूंढिए अपना अपना। तो राइट आंसर होगा समस्याएं सुलझाने में, यही आपका राइट आंसर होगा। समस्याएं सुलझाने में अमूर्त बुद्धि ही काम करती है भाई। अमूर्त बुद्धि जो दिखती नहीं है आपकी, अमूर्त बुद्धि। अचानक जैसे मान लो आपके सामने कोई परेशानी क्रिएट हो जाती है, फटाफट आपको सोचना है उसका समाधान कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अमूर्त बुद्धि है। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, एक लेडीज अपने बच्चों को लेकर के जंगल से गुजर रही होती है, सामने से उसके सामने शेर आ जाता है। अब लेडीज भाग भी नहीं सकती है, अब उसके पास में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को लेकर के जा रही है, शेर सामने से आ रहा है। अब उसने तुरंत सोचा और उसकी अमूर्त बुद्धि क्रिएट हो गई। उसने सोचा, जैसे शेर के पास गई, उसने जोरदार उस एक बच्चे में, अपने ही बच्चे में चांटा लगाया और कहा कि चुप रहो, एक शेर है, इस एक ही शेर को तुम दोनों मार के खा लेना, दूसरा शेर कहां से लेके आए तुम्हारे लिए। जैसे ही शेर ने सुना तो शेर समझ गया कि इस जंगल के अंदर कोई व्याघ्रमारी आ गई है, शेर को मारने वाली कोई स्त्री आ गई है, इसलिए भाग जाना चाहिए, और वो भाग गया। इसको कहते हैं भाई अमूर्त बुद्धि, तो समस्याएं सुलझाने में काम आती है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। जो विनय साइमन परीक्षण है उसके द्वारा मापन होता है किसका? बुद्धि, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, या फिर अभिक्षमता का। बताओ किसका होता है? सोचो सब, अपना अपना आंसर बताइए। बिल्कुल, चलो हम बता देते हैं करेक्ट आंसर, विशिष्ट बुद्धि का। देखो विशिष्ट बुद्धि होती है और एक सामान्य बुद्धि होती है। तो विनय साइमन परीक्षण जो मापन करता है वो विशिष्ट बुद्धि का करता है, सामान्य बुद्धि का मापन नहीं होता है, उसमें होता है विशिष्ट बुद्धि। अब विशिष्ट बुद्धि भी कई प्रकार की होती है, बुद्धि के टॉपिक में आप समझ सकते हैं और आपने पढ़ रखा होगा। तो विशिष्ट बुद्धि का ही मापन यहां पर किया जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जो संस्थान है वो कहां पर स्थित है? शिमला में, दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून में। तो कहां स्थित है भाई बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ये हमारा संस्थान देहरादून में बना हुआ है। ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक संस्थान बना हुआ है देहरादून के अंदर। ठीक है, अगला सवाल, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर के रुक जाता है? बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर के रुक जाता है? स्पीयरमैन के अनुसार बताना है। 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई 16 वर्ष। 16 वर्ष में आकर के बुद्धि का बढ़ना रुक जाता है, ऐसा स्पीयरमैन जी मानते हैं। ठीक है ना, ये तो फैक्ट हैं, आपको याद रखने होंगे। अगला सवाल है आपका, EQ और IQ उदाहरण हैं। EQ और IQ उदाहरण किसके माने जाते हैं बताइए? मानक प्रदत्त, व्यक्तिगत प्रदत्त, प्राप्त हुए प्रदत्त और निकले गए प्रदत्त, किसका माना जाएगा बताओ? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रदत्त। ये
अब व्यक्तिगत प्रदत्त, यहां प्रदत्त का मतलब होता है बच्चों डाटाज, डाटा, ठीक है, किसी भी रूप के डाटा हो सकते हैं, प्रदत्त यानी डाटा, व्यक्तिगत यानी आप व्यक्तिगत जानते ही हैं। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि EQ और IQ उदाहरण है। EQ का मतलब होता है आपका इमोशनल क्वोशंट, मतलब संवेगात्मक बुद्धि, और IQ का मतलब आप जानते ही हैं बुद्धिलब्धि। ये दोनों के दोनों उदाहरण आपके व्यक्तिगत डाटाज कहलाते हैं, ये व्यक्तिगत प्रदत्त के अंदर आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा व्यक्तिगत प्रदत्त। EQ क्या है, बुद्धिलब्धि क्या है, ये यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है, स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? बहुत ही एक अच्छा सवाल है और फैक्ट वाला सवाल है ये, इसमें ज़्यादा सोचना समझना कुछ भी नहीं है। स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया, यानी बुद्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया था इन्होंने, कब दिया? 1912 में दिया, करेक्ट आंसर है। सीधा आंसर बता देते हैं, 1912 के अंदर स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था 1912 में, ठीक है। अगला सवाल है, टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि की गणना कब की गई? यानी टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि की जो गणना की गई वो कब की गई, भाई बताइए। 24 में, 1913 में, 1815 में, या 1916 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। ये राइट आंसर होगा, टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि की गणना 1916 में की गई, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, इनमें से आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही कथन बताना है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है ये बताना है। बताओ, सोचो। तो इसका राइट हो जाएगा, बुद्धि का लिंग के साथ में संबंध नहीं है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि लड़के होशियार होते हैं, लड़कियां होशियार होती हैं, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। लिंग के साथ में कोई संबंध नहीं है इसका। तो राइट होगा इसका, सत्य कथन यही होगा। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये सत्य कथन नहीं है। ये कथन सत्य नहीं है। हमें तो सत्य कथन छांटना है। तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये सत्य कथन आपका नहीं है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सेकंड लास्ट, एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है, उच्च होगा। वो किस में उच्च होगा बताइए? वो व्यक्ति किस में उच्च होगा? EQ, IQ, MQ, PQ? करेक्ट हो जाएगा EQ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EQ। EQ का मतलब होता है संवेगात्मक बुद्धि। क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी जीवन के अंदर सफलता इसी के आधार पर मिलती है। संवेगात्मक बुद्धि आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतने ही जल्दी सफल होंगे। EQ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EQ, ठीक है। एक लास्ट सवाल और देखते हैं। देखो, लास्ट सवाल है हमारा इस वीडियो का, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? बताइए। प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद और मानवतावाद? तो इसका राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। इसका राइट आंसर होगा आदर्शवाद। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो आदर्शवाद के हिसाब से होता है, यानी आदर्शवाद के तहत होता है। प्रकृतिवाद के तहत नहीं होता, व्यवहारवाद के तहत भी नहीं होता है, मानवतावाद के तहत भी नहीं होता है, आदर्शवाद के तहत भी होता है। आदर्शवाद क्या होता है, यदि आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आज का हमारा जो वीडियो हमने स्टार्ट किया, एक सीरीज हमने स्टार्ट किया आपके लिए, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ इसका मिल सके। हम इसी प्रकार से आपको सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण अध्ययन है, संस्कृत है,
हिंदी है, ये सारा मैटर रीट का जो भी महत्वपूर्ण है आपका, विशेषकर आपको हम यहाँ पर बताएंगे कक्षा 6 से लेकर के 10वीं की जो पुस्तकें चलती हैं उनके आधार पर जो भी हमारी पुस्तकें अभी लेटेस्ट चल रही हैं और रीट के सिलेबस को जो कवर करती हैं उनके आधार पर आपको यहाँ पर मैटर तैयार किया गया है, वही आपको बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार आप सुन लो, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुनने मात्र से याद हो जाता है। ठीक है, सुनने से ज्यादा याद होता है, यही साइकोलॉजी कहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, 30 प्रश्नों के साथ में फिर आपके साथ में हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। अपना और अपनों का ध्यान रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा करें, जरूर पूरा होगा, यही हमारा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए पर्याप्त है। इस वीडियो में आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।